प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 16 अप्रैल है। संसद में महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। इस मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा, अगले कुछ दिनों में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। विपक्ष एकजुटता के साथ सरकार के इस प्रस्ताव का सशर्त विरोध कर रहा है। महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में कांग्रेस सहित किसी भी विपक्षी दल की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस बिल को लाया जा रहा है उसे लेकर विपक्ष की आपत्ति है। लेकिन हम यहाँ तर्क वितर्क की जगह हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि अगर महिला आरक्षण लागू हुआ, केंद्र सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने के अपने बिल को, अपने प्रस्ताव को पारित करवाने में कामयाब रही तो क्या होने वाला है और इसका हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। हरियाणा में कुल कितनी लोकसभा सीटें हो जाएगी और उनमें से कितनी महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। हरियाणा में इस समय 10 लोकसभा की सीटें हैं। अगर परिसीमन लागू हुआ, 2029 में चुनाव इसी आधार पर हुए तो 15 लोकसभा सीटें हो जाएंगी, जिनमें से कम 5 यानी आरक्षण के नियम के अनुसार 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ऐसे में जो महिला दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में, उनकी बाँछें खिल रही होगी, उनकी उम्मीदों को परवान चढ़ रहे होंगे। जिन्हें पुरुष प्रधान समाज में टिकट कटने का डर सताता रहा है, उनके मन में कहीं ना कहीं लड्डू फूट रहे होंगे कि टिकट की बाजी कम से कम जीतना आसान हो जाएगा। सभी दलों में ऐसी स्थिति है। अब हरियाणा के विधानसभा की बातें करें तो विधानसभा में भी सीटें बढ़नी लगभग तय मानी जा रही है। प्रत्येक लोकसभा में अगर हम 9 विधानसभा सीटों के हिसाब से करें तो 15 लोकसभा सीटों के हिसाब से संख्या 135 होती है, लेकिन इस हिसाब से संख्या नहीं बढ़ेगी। यह माना जा रहा है कि लोकसभा की जो संख्या है उसके हिसाब से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए बढ़ेगी। इसी तरह विधानसभा में भी 1/3 सीटें बढ़ सकती है। तो 90 के हिसाब से हम देखें तो 30 यानी कि 120 तक की संख्या हो सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। तो मीडिया में जो अलग अलग रिपोर्ट्स आई है तो उस हिसाब से नए परिसीमन के बाद देश में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 हो जाएगा। इसी का प्रस्ताव किया जा रहा है। हरियाणा में इसके लिए क्या रहेगा वो हम आपको बता दें। जैसा कि हमने बताया कि 10 लोकसभा सीटें हैं, 15 लोकसभा सीटें हो जाएगी, इनमें से 5 महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी और विधानसभा की सीटें बढ़ करके 119 या 120 हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। इनमें से लगभग 40 सीटें विधानसभा की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी, यानी कि महिलाओं के चुनाव लड़ने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जिन जिलों पर असर पड़ेगा, जिन लोकसभा क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं करूंगा, जिन जिलों पर असर पड़ेगा उनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और करनाल शामिल हैं। यानी कि गुरुग्राम के अलावा हम रेवाड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि जहां जहां आबादी का घनत्व बढ़ा है, जहां जहां आबादी बढ़ी है, वहां वहां ही विधानसभा की सीटें भी ज़्यादा रहेगी। हम यह भी कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह परिसीमन के बाद कमजोर नहीं पड़ेंगे, बल्कि और अधिक ताकतवर बनकर उभरेंगे। यादव बेल्ट में विधानसभा की सीटें बढ़ना और लोकसभा की सीटें बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ भिवानी की बात करें तो ये 3 की जगह यहाँ कम से कम 5 लोकसभा सीटें होने जा रही है, ऐसा हमारा मानना है। इसमें सोनीपत को भी आप शामिल कर सकते हैं। इसी तरह विधानसभा की बातें करें तो रेवाड़ी जिले में इस समय 3 विधानसभा सीटें हैं, बावल, कोसली और रेवाड़ी। परिसीमन के बाद लगता है यहाँ पर कम से कम 4 विधानसभा सीटें हो जाएगी। गुरुग्राम जिले में 4 है, 4 की 6 हो सकती है। इन दोनों जिलों में विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। तो जब सीटें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रभाव वाला क्षेत्र है, उनका भी असर पड़ेगा। और हम आपको बता दें कि राव नरबीर सिंह हो या डॉक्टर सुधा यादव हो या दूसरे अहिरवाल के नेता, चाहे डॉक्टर अभय सिंह हो, जगदीश यादव हो, सभी की निगाहें परिसीमन पर टिकी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव और उनके बेटे चिरंजीव राव, इन सब की भी निगाहें परिसीमन पर टिकी हुई है। सभी अपने नए ठिकाने की अंदर खाने तलाश शुरू कर चुके हैं। उन्हें पता है अगर 2029 में परिसीमन हुआ तो निश्चित रूप से उन्हें कोई न कोई ठिकाना बदलना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि लोकसभा में भी दूसरे जो यादव नेता है उन्हें लगता है कि अब जैसे यादव बेल्ट में गुरुग्राम और भिवानी, महेंद्रगढ़ 2 लोकसभा सीटों पर दबदबा है और तीसरी लोकसभा सीट रोहतक लोकसभा सीट है, जहां पर कोसली विधानसभा सीट उसमें शामिल है, वहां पर भी यादव बहुल मतदाताओं का प्रभाव रहता है। तो आने वाले समय में यह प्रभाव और बढ़ सकता है। परिसीमन को लेकर के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कई बार अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं, कह चुके हैं कि परिसीमन आयोग के निष्कर्षों को कहीं चुनौती दी नहीं जा सकती है। और परिसीमन आयोग ने अतीत में उनके साथ यानी अहिरवाल बेल्ट के साथ अच्छा नहीं किया। कनीना को खत्म कर दिया गया, कोसली को रोहतक में जोड़ दिया गया था, महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के टुकड़े कर दिए गए थे।
लेकिन जब ये सब फैसला हो गया उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह और दूसरे नेता इस फैसले की तारीफ करने लग गए, क्योंकि यादव बेल्ट के जो मतदाता थे उनका असर 3-3 लोकसभा क्षेत्रों में हो गया और इसका सीधा असर ये रहा कि यादव नेताओं की पूछ बढ़ गई, जिनका प्रभाव गुरुग्राम से लेकर के नांगल चौधरी तक रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अभी अहिरवाल के तमाम नेताओं की, हरियाणा के तमाम नेताओं की परिसीमन पर निगाह टिकी हुई है। परिसीमन होगा या नहीं इसकी स्थिति भी कुछ दिन में स्पष्ट हो जाएगी और इसके बाद अहिरवाल के, हरियाणा के तमाम नेता अपने अपने नए ठिकाने को मजबूत बनाने में जुट जाएंगे। फिलहाल सब ढीले चल रहे हैं, इसलिए ढीले चल रहे हैं कि क्योंकि उन्हें लगता है पता नहीं कहां से चुनाव लड़ना पड़ेगा। पार्टियों की भी निगाह इस बात पर टिकी हुई है। पार्टियां भी बड़े कदम तब उठाएंगी जब परिसीमन को लेकर के स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।